हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है विलियन का लेक्चर नंबर 9 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। गाइस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि द्रवों के अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसको आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। साथ साथ में राउल्ट्स का नियम भी समझेंगे, जो कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट्स का नियम है, उसे भी हम लोग समझेंगे। और साथ में लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर आधारित होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। गाइस, आप सभी लोग एक बात ध्यान रखना, सेकेंड चैप्टर विलियन से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को विशेष रूप से साथ साथ में तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक के जरिए आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आपको पहले का भी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और अब के भी डेली क्लास का जो नोट्स है मैं अपलोड करता हूँ वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। या फिर आप सभी लोग मेरे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक के जरिए भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक वीडियो बनाया हूँ बेंजीन बैच में कैसे ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसी वीडियो को देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा, जैसे जैसे मैं वहाँ पे बताया हूँ उस तरह से करेंगे तो आप बेंजीन बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट के ऐप पर है, जहाँ पर आपको मिलेगा पूरी क्लास का जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ साथ में वहाँ पर जल्दी मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर कहा जाता है, उसको शुरू करूँगा, प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन होने में तो यह नंबर है 930-577-1375। इस नंबर पर केवल और केवल टेलीग्राम करना है, व्हाट्सएप किसी का भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इस नंबर को व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है। व्हाट्सएप इस पर आता ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको टेलीग्राम पर ही मैसेज करना पड़ेगा या टेलीग्राम पर ही आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और डेली जो क्लास में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट सर लिख देना नीचे क्लास के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट डेली के डेली मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अब हेडिंग करिएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब सभी लोग पेन पेपर को, जो भी अपना कलम कापी लिए हो, सबको रखो नीचे। मेरी बात को सुनो ध्यान से। देखिए, मेरे पास 2 पतीली है। पतीली समझ रहे हो ना, घर में पतीली होता है, गांव घर में आप लोग जो होंगे वहाँ से बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा। पतीली में हमने क्या किया, पानी लिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, गर्म किया। ये आपका पानी है, इसको मैंने गर्म किया और ये इस पतीली को हमने क्या किया, इस तरह से ये ढक्कन रखकर बंद कर दिया हमने। जब पतीली को बंद करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं, तो ये जो पानी के जो अणु हैं वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं, नीचे के अणु भी वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, तो इस द्रव के पृष्ठ पर एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में एक दाब लगाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। सीधी सी बात है, आप लोग कभी पतीली में या किसी भी पात्र में गैस वगैरह पे जब पानी रखकर गर्म करते हो, ऊपर अगर ढकते हो तो उस पर क्या होता है, एक दाब आने लगता है, वो हटने लगता है। आप देखे होंगे, जो सभी लोग देखे होंगे मेरे हिसाब से, तो वही वाष्प दाब है। वाष्प दाब के कारण ही घटते हैं। ठीक है, तो मेरी बात यहाँ पे यह है कि हमने ये क्या लिया है, शुद्ध जल लिया है। इसमें शुद्ध जल लिया। जब शुद्ध जल लिए हैं, है ना, ये क्या हमने लिया, शुद्ध जल। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ से जो वाष्प दाब बनता है, ठीक है, वो वाष्प दाब मान लेते हैं P0 है। ठीक है, लेकिन जब इसी द्रव में हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। नमक मिला है, नमक एक मुट्ठा लिया, पतीली में डाल दिया, इसमें नमक मिला दिया हमने, तब क्या हुआ, यह नमक और जल का विलयन बन गया। नमक और जल का विलयन बन गया। ठीक है, अब नमक मिलाने के बाद जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, नमक पहले जो यह वाष्प दाब था, ये पहले वाष्प दाब था, वाष्प दाब, ये पहले का वाष्प दाब था जब केवल और केवल इसमें जल था। लेकिन नमक मिलाने के बाद इसका वाष्प दाब PS हो गया, यह विलयन का वाष्प दाब हो गया। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब PS हो गया जब इसमें मैंने नमक मिला दिया। तो जब इसमें हमने नमक मिला दिया, तो ये रेड वाला जो निशान है, यह नमक का
जो अणु है उसको हम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात को सभी लोग फिर से समझिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले पतीली लिया था गांव वाला, पतीली में हमने जल को रखकर गर्म किया, कंडीशन नंबर 1 है। तब इसका वाष्प दाब P0 था जो कि शुद्ध वाष्प दाब था, शुद्ध अवस्था में था, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था। जब हमने इस पे नमक मिला दिया और फिर से गर्म करने लगे तब इसका वाष्प दाब PS आ गया, जो कि क्या हुआ, PS वाष्प दाब क्या है, शुद्ध है नहीं, नमक मिलाने के बाद वाष्प दाब है, इसमें कुछ मिला दिए हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तब इसके बाद का वाष्प दाब PS है, ठीक है। तो जरा बताइएगा, आप लोगों से प्रश्न है कि ये जो PS है, नमक मिलाने के बाद जो वाष्प दाब हुआ है, इसका क्या P0 के बराबर होगा, यानी प्रारंभिक वाष्प दाब के बराबर होगा, या कम होगा या अधिक होगा? बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया, इसका वाष्प दाब घटता है, इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आप अवनमन कहते हैं। बात को समझना सभी लोग। मैंने स्टार्टिंग में जल को लेकर गर्म कर रहा था, तब इसका वाष्प दाब P0 आया था। उसके बाद उसमें हमने नमक का विलयन मिला दिया, मतलब नमक मिला दिया उसमें एक मुट्ठा। उसके बाद जब मैंने उसको गर्म किया तो इसका वाष्प दाब PS आया। हमने यह देखा कि नमक मिलाने के बाद जो वाष्प दाब था वह प्रारंभिक के वाष्प दाब से कम था, वाष्प दाब में कमी हुई थी, इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। बात समझ में आया? वाष्प दाब में कमी हो रही है इसलिए अवनमन कर रहे हैं। प्रारंभिक स्टेज में जब यह शुद्ध अवस्था में था, शुद्ध जल था, तो इसका वाष्प दाब P0 था। जब P0 था, ठीक है, जब इसमें नमक मिला दिया हम लोग तो विलयन बन गया, विलयन बन गया तो इसका वाष्प दाब PS हो गया। PS मतलब पीरियस, मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन का वाष्प दाब। जो PS वाष्प दाब था यह P0 से कम था, P0 से कम था PS। क्यों कम था? क्योंकि इसमें नमक मिला दिया हम लोग। अब इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी जब किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब विलयन का वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, जो भागता नहीं है, जो वाष्प के रूप में नहीं चेंज होता है गर्म करने पर। बात सीधी सी बात है, नमक को हम लोग गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक बचेगा। नमक तो इसी प्रकार से बनता है, समुद्र के पानी को बाहर करते हैं, उसको सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं तो वाष्प बन के पूरा पानी उड़ जाता है, नीचे नमक बचता है। यही ऐसे ही नमक बनता है ना, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील मतलब गर्म करने पर वह नहीं उड़ेगा, पानी उड़ेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, जब कोई विलायक में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तब विलयन का वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। जब किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन नहीं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है। अपेक्षित अवनमन क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले अवनमन को समझिए सभी लोग, ठीक है। फिर से समझिएगा सभी लोग, हमने क्या किया, जब कोई ये जल था, जल का वाष्प दाब P0 था शुद्ध अवस्था में, इसमें जब नमक मिला दिया तो इसका PS हो गया। तो मैंने यह देखा कि जो P0 था, इसका वैल्यू, P0 का वैल्यू PS से अधिक था, यानी कि इसके विलायक के शुद्ध अवस्था की अपेक्षाकृत विलयन में जब गया तो इसका वाष्प दाब में कमी हो गया, और इसी कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है। अब यह कम क्यों होता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कि P0 शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है,
पी नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। पी एस क्या है? पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। पी नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। तो आपेक्षित, आप तो इसमें क्या है? वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, यानी वाष्प दाब में कमी क्या होगा, तो पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा? पहले क्या था? पी नॉट था, इसमें से पी एस को घटाएंगे, ये वाष्प दाब में अवनमन होगा। यानी जो पहले ज़्यादा था, इस साइन ज़्यादा था, इसमें से पी एस को घटा देंगे तो ये पता चलेगा कितना की कमी आई है। अवनमन का मतलब ये होता है। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या है? पी नॉट माइनस पी एस। अब बात कर लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन क्या है। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन क्या है? देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन निकालने के लिए इसमें से जो प्रारंभिक वाष्प दाब था पी नॉट से भाग दे देंगे, तो वह आपका वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। क्या होगा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। यह क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। इसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अरे अपेक्षित अवनमन का मतलब प्रारंभिक से भाग दे देंगे, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस ये अवनमन था, इसमें अगर पी नॉट से भाग देते हैं तो ये पी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हो जाता है। बात समझ में आई पूरा? ये है आपका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। एक बात सभी लोग फिर से सुनिएगा, हमने जब शुद्ध जल लिया था तो इसका वाष्प दाब पी नॉट था, लेकिन जब इसमें हमने नमक मिला दिया इसके वाष्प दाब में कमी हो गई और पी एस हो गया। हमने तब क्या किया? वाष्प दाब में अवनमन निकाला कि कितना का कमी हुई है, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हुआ? पी नॉट में से पी एस को हमने घटा दिया। अब बात आती है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षित अवनमन है। अपेक्षित अवनमन क्या होगा वाष्प दाब में? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, यानी प्रारंभिक वाष्प दाब से भाग दे देंगे तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन निकल जाएगा। अब तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है। अब इसका कारण क्या होता है कमी होने का, वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं बता दे रहा हूँ। एक बार बताऊंगा, जिसको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो मत समझना कि इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि होंगे जिनको जानना जरूरी है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको क्यों ऐसा होता है। जब प्रारंभिक अवस्था था, जब शुद्ध जल था, तो इसके पूरे सतह पर केवल जल के अणु थे। सतह पर पूरा का पूरा क्या थे? केवल जल के अणु थे। इसके सतह पर केवल और केवल जल के अणु थे। गर्म करने पर पूरे जल के अणु का वाष्प दाब बढ़ जाता था, पूरा का पूरा पूरी सतह से वाष्पन होता था, ठीक है। यह कंडीशन था। लेकिन जब इसमें हमने नमक मिला दिया तो इसके सतह पर जल के अणु के साथ साथ नमक के अणु भी आ गए। जल के अणु के साथ साथ नमक के अणु भी आ गए इसके सतह पर। यानी जब इसको दोबारा इसमें नमक मिलाकर हमने गर्म किया तो जल के अणु के साथ साथ नमक के अणु भी आ गए। अब बताइए, यहाँ पर पूरा का केवल और केवल जल के अणु थे, गर्म करने पे ज्यादा इसका वाष्प दाब था। इसमें नमक के भी अणु आ गए। नमक के अणु जो होते हैं वह अवाष्पशील विलेय पदार्थ होते हैं, यह वाष्प नहीं होते। आप अगर पूरा गर्म करेंगे तो जल उड़ जाएगा, नमक आपका बचा रहेगा नीचे, तो नमक तो उड़ेगा नहीं और नहीं जल को उड़ने देगा, तो इसका वाष्प दाब घट जाता है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है, मत समझने के चक्कर में पड़ना। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिख कर बता देना आपको समझ में आया कि नहीं इसका कारण। बस सिंपल से कारण है, जब प्रारंभिक अवस्था था तो इस पर क्या था? केवल और केवल जल के अणु थे। जल के अणु बाहर निकल जा रहे थे गर्म करने पर।
लेकिन जब इसमें हमने नमक मिला दिया तो इसके सतह पर जल के अणु के साथ साथ में नमक के भी अणु आ गए। अब नमक के अणु नहीं उड़ते हैं, नहीं उड़ने देते हैं, क्योंकि ये आवाष्पशील विलेय पदार्थ होते हैं, नहीं उड़ते हैं, नहीं उड़ने देते हैं। जब नहीं उड़ने देंगे तो इसका वाष्प दाब अपने आप घट जाएगा। अपने नहीं उड़ेंगे, नहीं तो जल के अणु को उड़ने देंगे, कम ही जल के अणु उड़ पाएंगे। सतह पर दोनों के अणु होंगे तो कुछ ही उड़ पाएंगे ना, तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ये पूरा कंसेप्ट हुआ क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। ठीक है, अब आप सभी लोग इसे नोट करिए, तब हम आपको बता रहे हैं राउल्ट्स के नियम के बारे में। चलिए इसका हम चलते हैं राउल्ट्स के नियम के बारे में। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, क्या हेडिंग डालना, सभी लोग हेडिंग डालना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट्स का नियम। बस इसी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और इसे याद रखना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, P0 माइनस PS अपान P0, P0 माइनस PS अपान P0। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब हेडिंग कर लेना आप सभी लोग, क्या हेडिंग करना है, क्या हेडिंग करना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट्स का नियम। विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट्स का नियम। पहले तो आप सभी लोग ये समझो कि जो हमने कल राउल्ट्स का नियम पढ़ा था, कल नहीं परसों शायद पढ़ा था, तो उस राउल्ट्स के नियम में और इस राउल्ट्स के नियम में अंतर क्या है। देखो उस राउल्ट्स के नियम में क्या हो रहा था, हमने उसमें ए और बी पदार्थ को मिला रहा था। हमने क्या कर रहे थे, ए और बी पदार्थ को मिला रहे थे, तो ए भी द्रव था और बी भी द्रव था। वह राउल्ट्स का नियम क्या था, वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए था, जिसमें दोनों के दोनों द्रव थे। लेकिन यह राउल्ट्स का नियम यह है जिसमें एक द्रव है एक ठोस है, जिसे पानी द्रव है नमक ठोस है, ये मिला रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका ये राउल्ट्स का नियम आता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। इस एक द्रव है एक ठोस है, जिसमें से एक वाष्पशील है एक अवाष्पशील है। इस कंडीशन में यह राउल्ट्स का नियम लगता है। इस राउल्ट्स के नियम के अनुसार क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो क्या होता है, विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तब विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपातिक होता है या बराबर होता है, बराबर ही कर लीजिए। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब विलायक का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आइए स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसके बाद इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मैंने आपको क्या बताया था, P0 माइनस PS अपान P0। यह मैंने विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में बताया था। यह किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, Na अपान
एन ए प्लस एन बी। आप इसे मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए, ये बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, मोल प्रभाज के बराबर। अब बात को समझना सभी लोग, देखिए विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है और इसी पे पूरा न्यूमेरिकल बनेंगे। अब सभी लोग समझना, यहाँ पे ध्यानपूर्वक जो बातें मैं कर रहा हूं, एक बार सभी लोग इस स्टेटमेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ दें। देखिए ये क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, जो कि बराबर किसके, विलेय के मोल प्रभाज के। हमने क्या माना, कोई एक विलेय है ए, कोई एक विलेय मतलब विलायक ए है, ए क्या है, विलायक है, ठीक है, बी क्या है आपका, विलेय है, ठीक है, ए विलायक है, बी विलेय है। तब क्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, मतलब एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे माना, यहाँ पे आप लिख लीजिए कौन सा क्या टर्म्स है। पी नाट क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। एन ए क्या है, विलेय का मोल, एन ए क्या है, विलेय का मोल है। एन ए एन बी क्या है, विलायक का मोल है, विलायक का मोल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में किसी इन्हीं सभी टर्म्स को खोजना है और आसान सी से सभी के सभी न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। अब बात को समझना सभी लोग, हमने क्या माना है, यहाँ पे कोई विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ एकदम कम है, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन, कोई तनु विलयन है, कोई तनु विलयन है जिसमें क्या होता है, यह विलेय पदार्थ एन ए काफ़ी के काफ़ी कम होता है एन बी की अपेक्षा के। यहाँ पर इसका मतलब एन ए प्लस एन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं एन बी के बराबर लिख सकते हैं। एन ए प्लस एन बी के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बी के बराबर लिख सकते हैं। एन ए प्लस एन बी को हम लोग एन बी के बराबर लिख सकते हैं, एन ए को हम लोग निगलेक्ट मार सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पी नाट माइनस पी एस इज इक्वल टू अपान पी नाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ए अपान एन बी हो जाएगा। यानी कि एन ए प्लस एन बी के स्थान पर केवल और केवल हमने एन बी रखा। क्यों रखा, क्योंकि एन ए का मान लेते हैं बहुत ही कम है, विलेय चुटकी भर नमक डालते हो तो उसका मात्रा लेकर के क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एन ए अपान एन बी कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नाट अपान पी एस अपान पी नाट इज इक्वल टू, अब एन ए क्या है, मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, एन ए मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू ए अपान एम ए, यानी कि ए का जो ग्राम में भार है ऊपर लिखेंगे, नीचे ए का आणविक मान लिखेंगे। इसी तरह बी के लिए डब्ल्यू बी अपान एम बी, ठीक है। अब इसी पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल लगेंगे, आपको इसके अलावा कुछ नहीं भागना है, कुछ नहीं करना है। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा तनु विलयन के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि ये राउल्ट्स का नियम केवल और केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है, सांद्र विलयन पर यह राउल्ट्स का नियम लागू नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखो। और यह राउल्ट्स का नियम केवल और केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए लागू होता है, क्योंकि कभी कभी पूछता है राउल्ट्स के नियम की सीमाएं, तो यह जो राउल्ट्स का नियम है केवल और केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए लागू होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात क्या है, यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आ जाएगा। राउल्ट्स का नियम क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। जब किसी भी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सभी चीज़ें आपको पूरी कहानी समझा दिया। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, एक न्यूमेरिकल आप सभी के लिए होमवर्क होगा। तो गाइस सभी लोग देखिए, आप सभी के सामने दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी हैं इस फार्मूला को समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, ठीक है। अब सभी लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आइए पढ़िए। देखिए क्या है, 293 केल्विन ताप पर। सबसे पहली बात यहाँ पे टेम्परेचर दिया रहेगा, टेम्परेचर से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ताप पर जल का वाष्प दाब। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन संबंधित जो राउल्ट्स का नियम था उसको लिख लेते हैं। राउल्ट्स का नियम क्या था, जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन था पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट, ये इक्वल टू था
यन ए यानी यन ए अपान यन बी के यन बी अपान यन ए के, ठीक है, जो कि इक्वल टू था डब्लू बी अपान एम बी अपान डब्लू ए अपान एम ए, ठीक है, इसके बराबर था। मैंने आपको बताया था ये राउल्ट्स का नियम था, इस तरह से सबके सब इक्वल थे। बताया था कि नहीं, मैंने आपको पूरा बताया था। आपको यहाँ पे आप सभी लोग ये मोल वगैरह निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ें आपको निकालने आता है ना, मोलरता, मोल प्रभाज, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यही कंडीशन लगाना है, अभी मैंने बताया था ना, यही कंडीशन लगाना है। इसमें आपको मोल प्रभाज के लिए पूरा का पूरा फार्मूला नहीं लगाना है, आपको केवल और केवल यही कंडीशन लगाने हैं, ठीक है। तो आइए इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, ये चारों चीज़ यहाँ से, ये तीन चीज़ यहाँ से, सातों के सातों टर्म्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, जल में वाष्प दाब क्या है इसका, जल का वाष्प दाब क्या है वाष्प दाब इसका 17.35। एक मिनट मुझे मिलाने नहीं दीजिए, 35 नहीं 53, सॉरी एक गलती लिख गया यहाँ पर, 17.535 है, 535 है, ठीक है। ये है MMH, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। यानी कि ये जल का वाष्प दाब है, जल का वाष्प दाब मतलब ये P0 है, कितना है, मतलब जल मतलब कि केवल जल, इसमें विलयन नहीं मिला है, इसका P0 क्या हुआ 17.535 mmHg, 17.535 mmHg, ठीक है। यदि इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है, ये 25 ग्राम क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है, ये किसका मात्रा है, ये किसका मात्रा है, ग्लूकोज किसका मात्रा है, WB का है, WB, क्योंकि ग्लूकोज मिलाते हैं जल में तो विलेय पदार्थ क्या है, ग्लूकोज है। मैंने आपको बहुत ही पहले से ये सभी चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पे विलेय पदार्थ क्या है, ग्लूकोज है, जिसका मात्रा है 25 ग्राम, ठीक है। अब रही MB का मान याद करने के लिए। अब देखिए ग्लूकोज का जो अणु भार होता है कितना होता है, 180 होता है। आप सभी लोग याद कर लीजिए, ग्लूकोज का अणु भार होता है 180। मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ग्लूकोज के सूत्र से उसके सभी अणुओं का योग करके हम लोग निकालते हैं, 180 इसका अणु भार आता है। आगे पढ़िएगा, ठीक है। 450 ग्राम जल में घोला जाता है, यहाँ पे 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी यहाँ पे WA का वैल्यू क्या है 450 ग्राम, ठीक है। अब MA का वैल्यू क्या होगा, यानी जल का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे 2H है, 2 × 1 + 16 ऑक्सीजन का 18 होता है। इसी तरह से आप ग्लूकोज का भी निकालोगे, ठीक है। याद कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। जल का 18 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, इस तरह से सभी का याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे 80 होता है, आपको क्वेश्चन लगाने में समय नहीं लगेंगे तब, ठीक है। ये 80 और आपसे पूछा क्या है, पूरे विलयन का वाष्प दाब पूछा है, PS का मान पूछा है, आपको ये पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले में सभी चीज़ों को रख देना है, बाकी फार्मूला अपने आप करके दे देगा, ठीक है। आइए रखते हैं, क्या होगा, ये P0 का वैल्यू क्या, 17.535 माइनस PS अपान 17.535, ठीक है। ये हो जाएगा P0। NA देखिए ये क्या है 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम हो जाएगा अपान 180, नीचे क्या हो जाएगा 450 ग्राम अपान 80, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, आप लोग कैलकुलेटर रखे होंगे या अपने दिमाग से इसे कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। करते समय एक बात ध्यान रखना, इसको क्या करना, इसको इस तरह से करना, ठीक है। इसको इसके भाग दे देना, यानी 1 माइनस कर देना, मतलब इसको हम अलग अलग कर दिए, 1 माइनस, इसको हम इस तरह से किए 17.535 अपान 17.535 ये किए, माइनस PS अपान 17.535 इसे किए हैं, ठीक है। ये किए हैं तो ये कट जाएगा आपस में, कट जाने के बाद यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस ये लिख सकते हैं, 1 माइनस PS अपान 17.535, आगे लिख सकते हैं यहाँ पर 25 अपान 180 अपान 450 अपान 80, ये लिख सकते हो सभी लोग। अब इसे आप लोग 1 को उस साइड लेते जाना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेते हो आप लोग ना, गुणा भाग तो कर लोगे ना, ये भी बताना होगा। जरा सभी लोग एक काम कमेंट करना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना मुझे कि मैं जब ये क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा सकूँ, अगले क्वेश्चन को समझा सकूँ, समय कम लगे, ठीक है। क्या आप लोग कैलकुलेशन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो कमेंट कर देना, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही सही
मैं अगले लेक्चर से जो भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सबका कैलकुलेशन करा दूंगा, सबका न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है, आंसर तक ला दूंगा। हो सकेगा तो आपके कॉलेज में जाकर आपके पेपर को भी लिख कर आ जाऊंगा। कुछ अपने से भी करना सीखो सभी लोग, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं कर पाते हो तो बुरी बात नहीं है, कॉल करना। कॉल करने का मतलब यह है नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूंगा, समझा दूंगा न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, यानी इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, 2-4 बता दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप अपने से करने लगेंगे, ठीक है। तो इसका जब सोल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 17.43 mmHg। क्या आएगा आंसर यहाँ पर, PS का वैल्यू क्या आ जाएगा 17.43 mmHg। ये आंसर आता है, इस तरह से ये क्वेश्चन लगता है। यानी आपको क्वेश्चन से सभी चीज़ों को निकाल लेना है, फिर फार्मूले में रख देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन से इन सभी टर्म्स को निकालना है, बस इतना ही काम आपको। उसके बाद जो कुछ भी पूछा है, आपको ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये PS का ही वैल्यू पूछेगा, आपको इसका भी वैल्यू पूछ सकता है, सबका वैल्यू देकर इसका वैल्यू पूछ सकता है, इसका भी वैल्यू पूछ सकता है, कोई भी पूछे आपको एक का वैल्यू पूछेगा और सबका वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। बस आपको क्वेश्चन में सबका वैल्यू निकाल कर रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको होमवर्क दे दूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट के 10 ग्राम को, यानी ये 10 ग्राम क्या है, WB है, ठीक है, 10 ग्राम आपका विलेय का मान है 10 ग्राम, ठीक है। अभी तक आपको विलेय विलाय तो पहचानने आता होगा, ठीक है। ये 10 ग्राम WB है और MB अभी नहीं पता क्या मिलाया गया, ठीक है। MB मतलब जो विलेय पदार्थ उसका आणविक द्रव्यमान नहीं पता है। 100 ग्राम जल में विलेय करने पर, यानी यहाँ पे क्या है, WA का वैल्यू है 100 ग्राम, और ये जल है इसलिए MA क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। जल का अणुभार 18 होता है। विलेय करने पर इसका वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब स्टार्टिंग वाला वाष्प दाब कितना था 17.535 था, ठीक है, से घटकर 17.235 हो जाता है। PS का वैल्यू क्या हो जाता है 17.235 हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यही ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना है। आपको फार्मूले में जो कुछ दिया है सभी को रख लेना, सोल्यूशन कर देना, आपका अणुभार याद आ जाएगा, ठीक है। आइए कैसे करते हैं, एक बार मैं रख देता हूं, बाकी आप कर देना, ठीक है। P0 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 17.535, ये P0 का वैल्यू हो गया, माइनस PS का वैल्यू क्या है 17.235, ये PS का वैल्यू हो गया, नीचे क्या है P0 का वैल्यू 17.535, ये P0 का वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए WB अपान MB, WB का वैल्यू क्या है 10 है, MB का वैल्यू नहीं पता, नहीं दिया है, जाने दीजिए। WA का वैल्यू क्या है आपका 100 ग्राम है, ठीक है, और MA का वैल्यू क्या है 18 है, रख दिए। अब यहाँ से इसे सॉल्व करके MB का वैल्यू ज्ञात कर लो, वही विलेय का अणुभार होगा। इजीली इसी तरह से लगता है सभी न्यूमेरिकल्स। आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं, आपके पास जो भी बुक है या NCERT बुक मैं दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर डाउनलोड कर लेना। बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित दिए हैं, सभी को अपने से एक बार ट्राई करना, देखना सभी न्यूमेरिकल्स आपसे लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, परिश्रम से ही, मेहनत से ही आप लोगों का एक अच्छा परसेंटेज आ सकता है। थैंक यू।